नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम इंपॉर्टेंट प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं पर्यावरणीय अध्ययन से। ये सारे प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 में पूछे गए हैं और पूरी संभावना है आने वाली परीक्षा में भी यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। तो सबसे पहला प्रश्न आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये है मोस्ट बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन, सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है। इन चार ऑप्शंस में पूछा गया है आपसे। पहला ऑप्शन दिया गया है साइलेंट वैली, दूसरा सुरमा घाटी, फिर फ्लावर वैली जिसको कि फूलों की घाटी कहा गया है, और आखिरी जो है वो दौरांग वैली यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इन चार ऑप्शन में पूछा गया है सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहां पाई जाती है। प्रश्न को ध्यान से देखिए। तो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी आपकी यहां पर शांत घाटी में, साइलेंट वैली में पाई जाती है। ठीक है, साइलेंट वैली आपका किसका हिस्सा है? वेस्टर्न घाट का। वेस्टर्न घाट का हिस्सा है साइलेंट वैली। अब यहीं पे आप देख लीजिए कि सुरमा वैली कहां है। तो सुरमा वैली आपकी मिजोरम में स्थित है। ठीक है, फ्लावर वैली कहां है? उत्तराखंड में। लिख लीजिएगा क्लास, हो सकता है अगली बार प्रश्न यहां से डायरेक्ट पूछ ले। उत्तराखंड में। और दिरांग वैली कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। तो इस चीज को भी यहां से नोट कर लीजिए आप। ठीक है, साइलेंट वैली में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है इन चार ऑप्शंस में से जो है। फिर सुरमा वैली आपका मिजोरम में है, फ्लावर वैली उत्तराखंड, और दिरांग वैली अरुणाचल प्रदेश। अब भारत में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, हम उनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पेपर में प्रश्न यहां से भी बन सकता है। भारत में 4 जो आपके बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट है वो कौन कौन से हैं? हिमालय, ठीक है, पश्चिमी घाट जिसको कि मैंने आपको बताया, वेस्टर्न घाट जिसका की पार्ट आपका साइलेंट वैली है, इंडो बर्मा क्षेत्र, और आखिरी सूडालैंड। तो हो सकता है पेपर में आपको ये ऑप्शंस भी अवेलेबल करा दिए जाए आने वाली परीक्षा में। तो इन चारों को आप लिख लीजिएगा। जो आपके 36 जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट अक्रॉस द वर्ल्ड है उसमें से 4 भारत में स्थित है। वो कौन कौन से हैं मेरे साथ बोलिए। सबसे पहले हिमालय, दूसरा पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा एरिया, फिर यहां पे सूडालैंड। इतनी चीजें याद रखिएगा और वहां पे मैंने आपको बता ही दिया है और ऑप्शंस के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, व्हाट इज नॉट अ ट्रू फॉर एलपीजी। ठीक है, एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है बोला है, ट्रू नहीं है। तो सबसे पहले इसमें लिखा है बर्न विद ब्लू फ्लेम, नीले ज्वाला से जलने वाला। ठीक है, फिर हाई कैलोरीफिक वैल्यू, उच्च ऊष्मीय मान, फिर अ क्लीन फ्यूल, एक स्वच्छ ईंधन, फिर आखिरी है मीथेन एमिटिंग, मीथेन उत्सर्जन करने वाला। तो एलपीजी के बारे में बोला गया है। पेपर में 2 तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। एलपीजी के बारे में पूछा जाता है, सीएनजी के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, इनके कंपोजिशन के बारे में पूछा जाता है। जब एलपीजी के बारे में पूछा जाएगा तो आप बीपी याद रखिएगा, ब्लड प्रेशर, बीपी याद रखिएगा। और जब सीएनजी के बारे में पूछा जाएगा तो एमई याद रखिएगा। अच्छा, ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस लिखने का मन करे तो फुल फॉर्म भी लिख लीजिए। ये कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बीपी यहां मतलब ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है, यहां पर एमई मतलब मीथेन और इथेन कंपोजिशन। तो पेपर में हो सकता है आपसे पूछ ले कि सीएनजी के कंपोजिशन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो आप याद रखेंगे मेनली आपका मीथेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इथेन। यहां पर एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन। तो यहां पे देखिए मीथेन एमिटिंग दिया था, तो मीथेन तो आपका किस में प्रेजेंट होता है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस में, सीएनजी में। इसी वजह से ये आपका गलत ऑप्शन हो गया। नॉट पूछा था तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, बीपीएमई करके याद रखिएगा। पेपर में यहां से प्रश्न पूछते हैं, किसी भी तरीके से पूछा जाएगा आने वाली परीक्षाओं में भी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप, द कॉम्पोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम
पारिस्थितिक तंत्र के घटक के बारे में बोला गया है। मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी हम इकोसिस्टम की बात करेंगे तो इकोसिस्टम जो है उसके दो घटक हैं, मेनली दो कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? एक बायोटिक है और एक आपका अबायोटिक है। बायोटिक को हम क्या कहते हैं? बायोटिक को हम कहते हैं जैविक घटक। जैविक घटक जिसमें जीवन है, जैसे हम, आप, पशु, पक्षी, ठीक है, ये सब जैविक घटक जिसके में जीवन है, ठीक है, जिस घटक में जीवन है वो आपका जैविक घटक हो गया, बायोटिक घटक हो गया। अबायोटिक कौन सा हो गया? जिसमें जीवन नहीं है, ठीक है, जैसे एयर हो गया, लैंड हो गया, वाटर हो गया, कोल हो गया, कुछ भी हो सकता है यहां पर। तो ये आपका अजैविक मतलब अबायोटिक। तो यहां पर क्या गया, पूछा गया है, द कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर बायोटिक एंड अबायोटिक सब्सटेंस। इतना समझ में आ गया? सीधे सीधे अगर आपको पता होगा कि कंपोनेंट क्या क्या होते हैं तो डायरेक्ट आप आंसर पे आ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात की गई है, मकर रेखा की बात की गई है, ठीक है। अच्छा, दो हम कर्क की बात करते हैं, मकर की बात करते हैं। यहां पे मकर की बात की गई है, तो मकर जो है वो आपका साउथ में 23.5 डिग्री साउथ। यहां पे आप फिगर से इसको देख लीजिए, यहां पर ये आपको दिख रहा है इक्वेटर 0 डिग्री, ठीक है। जब हम नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ पोल की तरफ मूव करेंगे, उत्तरी गोलार्ध की तरफ मूव करेंगे, तो यहां पे आपको 23.5 डिग्री पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिख रहा है, दिख रहा है कर्क रेखा जिसको कि हिंदी में बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और आप इधर जब साउथ में जाएंगे तो ये जो रेखा है ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसको कि हम मकर रेखा कह रहे हैं। इतनी चीजें क्लियर? ये आपका नॉर्थ पोल हो गया 90 डिग्री पे, ये आपका साउथ पोल हो गया 90 डिग्री पर। और ऊपर का ये जो आपका ये जो है 66 डिग्री पे इधर, ये आपका आर्कटिक सर्किल कहलाता है और यहां पे ये आपका एंटार्क्टिक सर्किल कहलाता है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल में रख लीजिए या फिर अपने नोटबुक में एज इट इज ड्रॉ कर लीजिए। हो सकता है अगली बार प्रश्न यहीं से पूछा जाए और आपसे मकर रेखा की जगह कर्क रेखा पूछ लिया जाए, या फिर आर्कटिक सर्किल पूछ लिया जाए, या फिर अंटार्कटिक सर्किल पूछ लिया जाए। तो ये अगर आपको फिगर याद रहेगा तो आप आंसर को आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, ये क्या है? What coined, who coined, ठीक है, who coined the term ecosystem? यहां पे who होना चाहिए। किसने इकोसिस्टम टर्म दिया है? इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका डॉक्टर A.G. टांसले। बी आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर पर उपभोक्ता होता है, ठीक है। पूछा गया है फूड चेन में, खाद्य श्रृंखला में, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में किसकी फूड चेन की बात हम कर रहे हैं? हम ग्रेजिंग फूड इकोसिस्टम फूड चेन की बात करें। ग्रेजिंग क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि हम ग्रासलैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। टॉप कंज्यूमर कौन है, ठीक है, टॉप कंज्यूमर कौन है? तो टॉप कंज्यूमर आपका कार्निवोरस होते हैं, मांसाहारी होते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, यूपी टेट 2017 की परीक्षा में जब यह प्रश्न पूछा गया था तो कोर्ट ने इसका उत्तर बैक्टीरिया को माना था। तो यह भी चीज आप याद रखेंगे। ये देखिए, ये आपका एक ग्रेजिंग फूड इकोसिस्टम है। ग्रेजिंग क्यों हम ग्रेजिंग कह रहे हैं? क्योंकि यहां पे आपका प्रोड्यूसर कौन है? ग्रास है, ठीक है। ग्रास से ये इकोसिस्टम, ये फूड चेन आपकी स्टार्ट हो रही है, इसी वजह से हम इसको ग्रेजिंग फूड चेन इकोसिस्टम कह रहे हैं। यहां पे घास है, घास को ग्रास ओपर ने खाया, ठीक है। ये आपका प्राइमरी कंज्यूमर है। सबसे पहले कौन
इस प्रोड्यूसर को कंज्यूम कर रहा है, ग्रास होपर कंज्यूम कर रहा है, इसीलिए वो प्राइमरी, प्रथम, ठीक है, प्रथम आपका कंज्यूमर कौन है, उपभोक्ता कौन है, ग्रास होपर है। उसके बाद उसको फ्रॉग ने खाया तो ये आपका सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। इसी तरीके से फ्रॉग को स्टेग ने खाया, ये टर्शरी हो गया। और फाइनल कंज्यूमर आपका कौन है, ये हॉक है, जो कि एक कार्निवोरस है। दिख रहा है आपको, जो कि किसका मांस खा रहा है, सांप के मांस को खा रहा है। और जब ये हॉक जो है, जो ईगल है, आप कुछ भी बोलो, ये पक्षी जब मर जाएगा तो इसकी बॉडी कौन डिकम्पोज करेगा, यहाँ पे जो फंजाई और बैक्टीरियाज हैं ये आपके डिकम्पोजर कहलाएंगे। तो फाइनल कंज्यूमर कौन है, तो आपका ये है, हॉक है। समझ में आ रहा है, ये आपके फाइनल कंज्यूमर होते हैं और ये मेनली कार्निवोरस होते हैं, जो दूसरे जीव के जो दूसरे जीव के मांस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, मांस को खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और जब ये मर जाते हैं तो इनकी बॉडी को कौन डिकम्पोज करता है, डिकम्पोजर डिकम्पोज करते हैं। और वो आपके कौन होते हैं, फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं। समझ में आ रहा है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। यहां पे आपका जो प्रश्न था, इसमें बच्चे कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। यहां पे जो प्रश्न था, घास भूमि के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर पर उपभोक्ता होता है कार्निवोरस, मांसाहारी। ठीक है, हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, 22वें प्रश्न को। 22वां प्रश्न क्या है, द मेन एटमॉस्फेरिक लेयर नियर द अर्थ सरफेस, ठीक है, अर्थ सरफेस की सबसे करीबी लेयर कौन सी है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। वायुमंडल का मुख्य स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, ठीक है, तो सबसे पास आपका कौन सा है, ट्रोपोस्फियर, ठीक है, ट्रोपोस्फियर, ये याद रखिए। अब यहां पे आप फिगर से भी इसको एक बार देख लीजिए। यहां पर आपको ये अर्थ है, ठीक है, ये पूरा आपका एटमॉस्फेयर है। यहां पे आप देखोगे ये ट्रोपोस्फियर है, ठीक है, ट्रोपोस्फियर, क्षोभमंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल। दिख रहा है आपको, तो यहां पे आप कुछ चीजें क्लियर हो गई होगी। अच्छा, दूसरा प्रश्न जो यहां से बनता है उसको भी आप नोट कर लीजिए। अगर पेपर में पूछा सबसे करीबी लेयर कौन सी है, ठीक है, परत कौन सी है, तो आप क्षोभमंडल लगाएंगे, ट्रोपोस्फियर। लेकिन अगर आपसे पूछा गया कि जो आपके एरोप्लेन्स हैं वो किस लेयर में उड़ते हैं, ठीक है, वो किस लेयर में उड़ते हैं, तो आप याद रखेंगे वो किस लेयर में उड़ते हैं, समताप मंडल में। ये भी चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। और एक चीज और यहां पे याद रखेंगे कि ओजोन लेयर आपकी किस उसमें आती है, तो वो भी आपके समताप मंडल में, जिसको कि इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। याद रखिएगा क्लास, ट्रोपोस्फियर जिसको कि हम क्षोभ मंडल कह रहे हैं, उसके बाद समताप मंडल आता है। समताप मंडल में आपकी ओजोन रेखा, ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। साथ ही साथ जो आपकी एरोप्लेन्स होती हैं वो समताप मंडल में आपकी उड़ती हैं। क्यों उड़ती हैं वहां पर, क्योंकि वहां पर कोई भी आपकी वेदरिंग कंडीशन नहीं, मतलब क्लाउड नहीं, ये सब चीजें नहीं होती है, जिसकी वजह से वो आपकी आराम से एक जगह से दूसरी जगह चली जाती। कोई भी वेदरिंग कंडीशन यहां पे नहीं होती, इस वजह से समताप मंडल में होती। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। कब पारित किया गया था, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। मैंने आपको पहले भी बताया है, आप याद रखोगे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपका कब आया है, 1972 में। एकदम रट डालो इन सब चीजों को। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब आया है आपका, 1986 में। और यहीं पे आप जैव विविधता अधिनियम, बायोडायवर्सिटी एक्ट भी याद रखो, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो आपका कब आया है, 2002 में आया है। और तारीख कौन सी है, 11 दिसंबर 2002। अगर पेपर में आपको 2002 भी पता होता तब भी आप इस आंसर को कर सकते थे। 2002 खाली एक ऑप्शन में दिया गया है। समझ में आ रहा है। अब हो सकता है आने वाले वर्ष में आपसे प्रश्न यहां से पूछ लिया जाए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से पूछ लिया जाए, या फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन जीव संरक्षण अधिनियम से पूछा जाए। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि
करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इज इको फ्रेंडली। हम लोग एक इको फ्रेंडली प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं। तो अब आप सबको पता होगा, जब भी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग आपका एक इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, जिसको कि हम जैविक खेती भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या है? जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जहां पर किसी भी तरीके के फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड का यूज नहीं किया जाता है। और विश्व में पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन है, यह भी याद रखिए, जहां पे पूरी तरीके से जैविक खेती की जाती है। आंसर बताइए, असम। वेरी गुड, असम इसका आंसर है। यह भी चीज आप यहां से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहां पर पूछा गया है, अम्लीय वर्षा संबंधित है, एसिड रेन कंसर्न विद द प्रेजेंस ऑफ। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए। सबसे पहला ऑप्शन दिया है एसिटिक एसिड, फिर सल्फ्यूरिक एसिड दिया है, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया है, फिर बोरिक एसिड दिया है। तो यहां पे आपका सही आंसर क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। जब मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ाया था तो मैंने बताया था एसिड रेन में आपके दो विलेंस हैं। कौन कौन दो विलेंस हैं? एक आपका सल्फ्यूरिक एसिड है और एक आपका नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड, ठीक है। इसको फिगर से देखते हैं और अच्छे से क्लियर होगा आपका। ये देखिए NO2 SO2, ठीक है। जब ये आपके जो यहां पर मॉइस्चर है उनके साथ रिएक्ट करेगा और जब ये प्रेसिपिटेट करेगा रेनफॉल के फॉर्म में, तो यहां पर आपका सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ठीक है, पानी में घुल के आपके मिलेंगे, जो उसको कि हम क्या कहते हैं? एसिड रेन कहते हैं। जो रेन है वो आपकी एसिडिक नेचर में हो जाए। और ये एसिडिक नेचर उनका किनके वजह से आ रहा है? किनके प्रेजेंस की वजह से आ रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से और नाइट्रिक एसिड की वजह से, ठीक है। तो अगली बार हो सकता है पेपर में यही प्रश्न पूछे, यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड की जगह आपको नाइट्रिक एसिड दे दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 26th क्वेश्चन जो है वो पूछा है WWF। WWF का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म क्या है आपका? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने वाला नहीं। अब देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे प्रश्न डिस्कस किया था साइलेंट वैली वाला। तो वहां पे साइलेंट वैली आपके वेस्टर्न घाट में है, केरला में है, ठीक है। मैंने आपको बताया था वैली ऑफ फ्लावर कहां पर है? उत्तराखंड में है। और सुरमा वैली मैंने कहां बताया था? मिजोरम में है। तो अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो वैली ऑफ फ्लावर कहां पर है? आप आंसर आसानी से दे सकते हैं, उत्तराखंड। आपको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो पढ़ाई बहुत ध्यान से करिए। जो जो पॉइंट्स आपको क्लास में बताए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको नोट डाउन करते चलिए। क्लास में भले ही हम 15 प्रश्नों को ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इन 15 प्रश्नों के साथ मैं आपको कई इंफॉर्मेशन दे रही हूं जो कि आपके इन 15 प्रश्नों को 30 प्रश्नों के बराबर बना दे रहे हैं। तो ध्यान से एक एक पॉइंट को सुनते चलिए क्लास में। अब देखिए अगला प्रश्न, ये क्या है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? Which of the following agencies is primarily concerned with the measurement of pollution in India? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रीन ट्रिब्यूनल और सर्वे ऑफ इंडिया। सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ग्रीन ट्रिब्यूनल और सर्वे ऑफ इंडिया। थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? मेजरमेंट ऑफ पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो सबसे करेक्ट ऑप्शन आपका है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। सेंट्रल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अब यहां पे कुछ चीजें आप और नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जब हम बात करते हैं, इसका गठन आपका वाटर एक्ट 1974 के थ्रू किया गया था, ठीक है। और इसकी फंक्शनिंग जो है वो एयर एक्ट 1981 के थ्रू होती है। तो ये चीज याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ ले सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड केंद्रीय प्रदूषण
नियंत्रण बोर्ड का गठन किस एक्ट के थ्रू हुआ था? तो आप याद रखोगे, मैम ने बताया था वाटर एक्ट के थ्रू। और इसको फंक्शनिंग की पावर किस एक्ट के थ्रू दी गई? एयर एक्ट 1981 के थ्रू। ठीक है, ये भी पॉइंट आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। 29th क्वेश्चन, कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, एक्टिव वॉल्केनो है, जो कि कहां सिचुएटेड है? तो कोटोपैक्सी आपका एक्वाडोर में है, जो कि आपका किसका पार्ट है? एंडीज का पार्ट है, एंडीज का पार्ट है। तो इसको भी एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपके दिमाग में होने चाहिए, पेपर में क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। और आखिरी प्रश्न आज का, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है किस नाम से? बताइए। सांगपो रिवर ऑफ तिब्बत इन इंडिया इज नोन एज ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा इसका करेक्ट आंसर है। अब आप लोग मुझे बताइए कि ब्रह्मपुत्रा कहां से ओरिजिनेट करती है, इसका ओरिजिन कहां से है, उद्गम स्थल कौन सा है ब्रह्मपुत्रा का? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड और क्वेश्चन जो पेपर में बन सकते हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच।